सुन, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने बैठे बेटा, मेटलर्जी, पहले अपना माइंड सेटअप कर लो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। आप पढ़ने जा रहे हो आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स कहां से? मिनरल से या ओर से। तो यहाँ पे आपको कई सारा पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ना होगा, कई सारा टर्म आएगा, पहले वो टर्म का मतलब सुनो समझो। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक इंडस्ट्री के साथ डील करेगा। दैट मीन्स इकोनॉमी के साथ डील करेगा। यहाँ मनी फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब मेटलर्जी को पढ़ने से पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइम देते हैं, क्योंकि इसका अच्छा खासा जरूरत पड़ेगा। अगर आप लोग को याद होगा बेटा, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उस टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, तो उस टाइम भी आप लोग को बोले थे कि इस सीरीज का कुछ एप्लीकेशन हम लोगों को मेटलर्जी में भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप लोग को याद दिला दे बेटा, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 था, इसके जितना ऊपर जाओगे एसआरपी नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, जितने नीचे जाओगे एसआरपी पॉजिटिव पॉजिटिव है। मतलब और हम लोग ये भी पढ़े थे कि जिसका नेगेटिव एसआरपी जितना ज्यादा होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा। और मामला ऐसा बेटा यहाँ पे कि आप जो मेटलर्जी में एलिमेंट को आइसोलेट करोगे, तो याद रखना जिस एलिमेंट को भी आप आइसोलेट करोगे, वो उसको आइसोलेट करने के लिए आप लोगों को रिडक्शन मेथड को फॉलो करना होगा। रिडक्शन, और रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे याद करो, ये पढ़े थे कि ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले मेटल को रिड्यूस कर सकता है ना। पोटेशियम कैल्शियम को रिड्यूस कर सकता है, कैल्शियम सोडियम को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ रिडक्शन का भी मैटर आएगा। अब देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पूरे सीरीज में कौन सा मेटल्स जो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा? लिथियम। लिथियम है ना, लिथियम, हाँ। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि सर ये सब जो ऊपर में बैठा हुआ है टॉप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दे आर एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। हाँ सर। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो मामला है, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये लोग खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये याद रखना, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लाइन याद रखना बेटा, थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब कुछ टर्म्स पे ध्यान दो, जैसे कि मिनरल एंड ओर्स। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आप सबसे पहले जानते हो, अगर आपको एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मान लो आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो बोलो सबसे पहले आप क्या करने वाले? तो आप क्या करोगे कि जिस जगह पे आयरन का ओर का होने का चांस है, मान लो इस जगह पर, आप इस जगह का सॉइल लोगे, लैब में चेक करोगे, लैब में चेक करने के बाद देखोगे कि इसमें आयरन का कंटेंट हाई है कि नहीं है। अगर है तो इसके अंदर आयरन ओर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको डिगिंग शुरू करोगे, यहाँ इस जगह का खुदाई शुरू करोगे। डिगिंग शुरू करने पर यहाँ पे गड्ढा तैयार होगा, इस गड्ढे का नाम माइन। माइन के अंदर से जो आप बाहर निकालोगे उसका नाम मिनरल। मिनरल। तो ये जो मिनरल आया बेटा वो माइन से आया, माइन से जो निकलेगा बाहर उसको आप क्या बोलोगे, मिनरल। और जो मिनरल बाहर आएगा आप उसको लैब में ये चेक करोगे कि उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में लो कॉस्ट होना चाहिए और इजी मेथड होना चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए और इजी मेथड होना चाहिए। अगर जो मिनरल लो कॉस्ट और इजी मेथड दोनों के लिए फेवरेबल होगा, तब उस मिनरल का नाम हो जाएगा ओर। यहां से बेटा आपके स्कूल लेवल के एक स्टेटमेंट बनेगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बात समझ में आ रहा? देखो तो अगर ये ओर है तो इसका मतलब ये पक्का मिनरल भी है। लेकिन अगर ये मिनरल है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये ओर होगा, क्योंकि ओर होने का क्राइटेरिया क्या है बोलो? लो कॉस्ट एंड इजी मेथड है। उस वो मिनरल को आप ओर कहोगे जिससे आपको कम खर्चा में और आसानी से मेटल का या एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आपके स्कूल लेवल के लिए बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो ये देख लेना, आप लोग को नोट्स भेजेंगे, वहां से पढ़ना। अगला टर्म जो आपके पास है वो है गैंग्यू, फ्लक्स एंड स्लैग। अब एक ओर के अंदर में जो इंप्यूरिटी पाया जाएगा उस इंप्यूरिटी का नाम होगा गैंग्यू। इस इंप्यूरिटी को कहेंगे। और इंप्यूरिटी को निकालने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करोगे
उस केमिकल का नाम होगा फ्लक्स। और जब इम्प्योरिटी और केमिकल यानी गैंग और फ्लक्स जब दोनों आपस में रिएक्ट करके जो तैयार करेगा उसका नाम होगा स्लैग। स्लैग। ठीक है, ये सब टर्म्स याद रखना। अब आता है टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। अब वापस से थोड़ा सा यहाँ पर आओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे कुछ बातचीत करते हैं। एक और नियम बेटा याद रखना कि नेगेटिव एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब इस सेंस से मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। इस वक्त जो सीरीज आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ तो कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी सबसे कम है? सर हाइड्रोजन नीचे रहते ज्यादा। आप बोल सकते हो कि सर नोबेल मेटल्स, देखो तो नीचे कौन बैठा हुआ? हाँ हाँ, नोबेल, नोबल मेटल। है ना? हाँ और आपको ऐसे भी पढ़ाया गया बेटा, बचपन से पढ़ा कि नोबेल मेटल्स का जो रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है? कम होता कम होता है ना? तो नोबेल मेटल हाँ। का रिएक्टिविटी कम है। थोड़ा सा लॉजिक में सोचो कि नेचर में जो नोबेल मेटल्स एग्जिस्ट करेगा, नोबेल मेटल्स वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या कॉम्बाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? बोल। फ्री स्टेट থাকবে। ना फ्री स्टेट। क्यों फ्री स्टेट में रहेगा? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी सर काफी तो रिएक्टिविटी कम कम। है। ठीक है, तो ऐसा मेटल जो फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है, अगर आप उसको आइसोलेट करना चाहते हो, उसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसमें आपको ज्यादा केमिकल रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो तब करना होगा ना जब एक एलिमेंट वो केमिकली कॉम्बाइंड होगा किसी के साथ, लेकिन ये तो फ्री स्टेट में है। तो ऐसे मामले में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो आप इस्तेमाल करोगे क्या चीज? वाटर। पानी। उसका धुलाई करना, साफ सफाई करना, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो। और जो मेटल ऊपर बैठा हुआ, टॉप में बैठा हुआ, ये लोग इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट अगर भेजेंगे, जाओ बाबू लिथियम को रिड्यूस करके आओ, जैसे कार्बन, कार्बन को भेज दिया, जाओ लिथियम को रिड्यूस करो, थोड़ी देर में कार्बन रोते रोते आएगा, क्या बोलेगा? बोलेगा लिथियम हमको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हाँ सर। तो ये इतना हाँ। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट को भेजा जाए इन लोगों को रिड्यूस करने के लिए, तो ये लोग उल्टा उसको रिड्यूस कर देगा। ऐसे मामले में जो एलिमेंट टॉप पे बैठा हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग होने की वजह से वो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का सहारा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। और बाकी जो बचा बीच वाला मेटल, इन लोगों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हीट का इस्तेमाल होता है। तो अब एक पैटर्न समझो, आपको एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल के टॉप में जो एलिमेंट्स बैठा हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो नीचे बैठा हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है ज्यादा? वाटर। 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 और जो बीच में बैठा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? हीट। हीट। ये तीन टर्म पकड़ के रख, और ये देख अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी पढ़ो। पहला टाइप क्या है बेटा? पायरो मेटलर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरो? पायरो माने हीट। 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 तो ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मिडिल बीच में, में। जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड है, निकल है, क्रोमियम, यहाँ पर इस्तेमाल, हीट एनर्जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हाँ इसको सर। पढ़ो आप, इसको आप लोग पढ़ो। हेलो, क्लास ले रहे हो? बस क्लास चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ना? 12 का भी। हाँ हाँ, फ्राइडे ना। हाँ ठीक है, हम तो फ्री होकर कॉल कर रहे, ठीक है? ठीक है। ए बेटा बोल, हाइड्रोलर्जी पढ़, हाइड्रोमेटलर्जी। कहाँ देख तो कौन कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? तो नोबल मेटल। नोबेल मेटल्स। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा हाँ। बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे पाया जाएगा। ठीक एकदम है, नीचे। और हाँ। अब अगला टाइप देख क्या है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब इन सब का इस्तेमाल देखो तो ये सब कहाँ बैठा हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पोजीशन पे बैठा ऊपर। है ना? हाँ। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है। जो नीचे बैठा हुआ उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पानी का वाटर इस्तेमाल का। करना है। ठीक है, और हाँ। जो बीच में बैठा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? हीट। हीट का इस्तेमाल। यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या था? ये टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं। याद रखो, और यही बेटा आज का टॉपिक है आपका, आज का सिलेबस है आपका। एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या मेथड आपके पास है, किस क्या क्या स्टेप है, पहले कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, ये पूरा सीरीज आपको पढ़ना। अगर ये समझ गए बेटा
तो इसका मतलब आप किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन का स्टडी आप खुद समझ सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। तो याद रखना, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास मेनली 3 मेथड है। पहला स्टेप का नाम होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को आप एक और नाम से पढ़ सकते हो, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। दूसरा मेथड है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, यानी जो ओर को आप प्यूरिफाई करोगे उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, ऑक्साइड में। और आखिरी वाला स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का एक और नाम होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बात को समझते हैं। और अभी पढ़ते वक्त बेटा इतना ध्यान दो, इतना फोकस करो कि आपको स्टेप्स अभी याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोचो तो अगर आपको एक मेटल को, मान लो लोहा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो बोल सबसे पहले क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। बोल सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहले माइनिंग करेंगे, खुदाई करेंगे। हाँ सर, हाँ। माइनिंग से माइन तैयार करेंगे। माइन से क्या निकालेंगे बेटा? मिनरल। मिनरल से क्या निकालेंगे? ओर। अब आपके पास जो ओर पहुंचेगा बेटा, वो ओर इम्प्योर ओर होगा, प्योर ओर नहीं होगा। और मेटलर्जी के दुनिया में जो सबसे कॉमन इम्प्योरिटी होता है ओर में, वो होता है बालू, सैंड, SiO2, सिलिका, कई नाम से बोल लो इसको, मिट्टी। मिट्टी और बालू, कंकड़, पत्थर, ये सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है इम्प्योरिटीज पाया जाता है ओर के अंदर में, ठीक है। अब अगर मान लो कि बड़ा बड़ा पत्थर है, पेबल्स, इसको आप क्या करोगे? ये हाथ से, आपको हाथ से अलग करना होगा, ठीक है। और अगर उस ओर के अंदर में कुछ एम्बेडेड इम्प्योरिटीज है जो अंदर तक गया हुआ, तो उसको आपको केमिकल से हटाना होगा। तो इसी के बेसिस पे देखो आपके पास ओर का कंसंट्रेशन, इन ओर का प्यूरिफिकेशन का 2 मेथड है, केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। जहां पर आप फिजिकली सेपरेट करोगे वो फिजिकल मेथड, जहां पे केमिकली सेपरेट करोगे वो क्या होगा? केमिकल मेथड होगा। एक बार एक सिस्टम को समझने का कोशिश करो। यहाँ पर, वहां जगह नहीं था, यहाँ बता रहे, देखो यहाँ पर देखो, आप दिमाग में ऐसे बैठा लो, फ्लो चार्ट को दिमाग में बैठाओ कि सबसे पहले माइनिंग, माइनिंग से माइन, माइन से मिनरल, मिनरल से आपको क्या मिलेगा? ओर। अब इस ओर को आप क्या करोगे? प्यूरिफाई करोगे। जैसी ओर प्यूरिफाई हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर, जब उसका प्यूरिफाई हो जाएगा तो आप सुनो क्या दिखेगा आपको? 2 मामला दिखेगा, या तो ओर के अंदर पहले से ऑक्सीजन है, या ओर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो ठीक, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन में लाना होगा, मतलब ऑक्साइड में लाना होगा। तो टारगेट याद रखना, वंस आपका ओर प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका अगला टारगेट क्या होगा कि उस ओर को किस फॉर्म में लेकर के आए? ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड फॉर्म में। जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, फिर इसको आप रिडक्शन कर दो। जैसे मान लो ऑक्साइड के तौर पे ये MO लग गया, मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसको आप रिडक्शन करोगे, अगला स्टेप रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, आपको क्या मिल गया बेटा? मेटल मिल गया, मेटल हो गया। लेकिन अब जो मेटल मिलेगा वो मेटल आपके पास इम्प्योर मेटल होगा, फिर उसको क्या करना होगा? आपको प्यूरिफाई करना होगा। यही मामला देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर डायग्राम को, फ्लो चार्ट को फॉलो करोगे तो क्या चल रहा है बेटा? सबसे पहले ओर को प्यूरिफाई किया, फिर उसको ऑक्साइड में ले गया, और ऑक्साइड में ले जाने के बाद क्या किया? देख, रिडक्शन किए, और रिडक्शन के बाद आपको मेटल मिल जाएगा। अब एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपके पास 3 मेथड है बेटा, और इस 3 मेथड में ये वाला मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को याद होगा तो फ्रॉथ फ्लोटेशन आपको हम किसी और चैप्टर में भी पढ़ाए थे। कौन बताएगा कहाँ पढ़ाए थे? एनीवन हियर? किसी को याद है? सरफेस केमिस्ट्री पे पढ़िए। हाँ, वेरी गुड बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए थे फ्रॉथ फ्लोटेशन, है ना। हाँ, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसका एक और नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। ये मेथड कब इस्तेमाल करेंगे? ये मेथड तब इस्तेमाल होता है जब ओर और इम्प्यूरिटी, दैट इज गैंगू, उन दोनों के बीच में क्या चीज का डिफरेंस रहेगा?
डेंसिटी का। डेंसिटी। और बेसिकली इस मामले में जो गैंगू होता है, जो इम्प्योरिटी होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। कम होने का मतलब बोल, इम्प्योरिटी कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे दिखेगा कि ऊपर दिखेगा? नीचे। बेटा जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर फ्लोट करेगा ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। अब देखो यहाँ पर, देखो ये सिस्टम को देखो, क्या है ये हाइड्रो, यहाँ पर इस तरीके का अगर आप देखोगे नीचे की तरफ, एक प्लेटफॉर्म है जो स्लैंट है, तिरछा है, स्ट्रेट प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म में इस तरीके का वेजेस बना हुआ है, देखो इस तरीके का घाट बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। और ये है बेटा क्रशर, इसके अंदर इम्प्योरिटी को, ओर को आप डालो, पाउडर के फॉर्म में क्रश होकर यहाँ पर गिरना शुरू होगा यहाँ पर, और यहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है। जो ओर होता है वो हेवी होता है, हेवी, और क्या होगा बेटा, वो ये वेजेस के बीच में जाके फंस जाएगा। और जो इम्प्योरिटी होता है वो लाइटर होता है, तो वो क्या होगा, पानी के साथ फ्लो करके बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आप ओर को और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड हमारे पास है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन का पहले प्रिंसिपल समझ लो, क्या है प्रिंसिपल, क्या है ये देखो। पहला रूल, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल आप करोगे? सल्फाइड ओर। हाँ, ये नियम समझ लो। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड वहीं पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे सल्फाइड ओर होगा, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जैसे कि लेड सल्फाइड, गैलेना कहते हैं। और ये सब क्वेश्चन से आपसे पूछेगा कि ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन वेटिंग प्रॉपर्टी। अब वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, भींग जाना, भींगना, वेट, वेट मतलब भींगना। और याद रखना यहाँ पर भींगने का कहानी ये है कि जो सल्फाइड ओर होता है उसको कौन भिंगा सकता है बेटा, तेल। और जो इम्प्योरिटी होगा उसको कौन भिंगाएगा, वाटर। पानी। दो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब देखो क्या किया जा रहा है कि फाइनली पाउडर्ड ओर को मिक्स किया गया, किसके साथ, पानी के साथ और पाइन ऑयल के साथ। ऑयल मिक्स के करने के बाद अदर केमिकल्स भी दिया जाता है इसमें। मिक्स करने के बाद उसमें बहुत तेज हवा पास करवाया जाएगा, एयर इज ब्लोड। और एयर को पास करते इसमें क्या पैदा हो जाएगा बेटा, फेना, फ्रोथ। फ्रॉथ। अब ये बताओ तो फ्रॉथ जो बनेगा, ऐसे समझो कि हमारे पास ये टैंक है, इस टैंक में क्या डाले बेटा, पानी भी डाले, और इस टैंक में और क्या डाले हम लोग, मान लो ये व्हाइट कलर का ये ऑयल डाले। अब अगर इसके अंदर एयर ब्लो करेंगे तो जो फेना बनेगा वो किसका फेना होगा, पानी का फेना होगा कि तेल का फेना होगा? से ऑयल है। ऑयल का, हाँ। हाँ यहाँ जो फेना बनेगा बेटा ऑयल का। कभी आप लोग घर पे देखे सरसों का तेल में फेना होते हुए? हाँ सर। वो तब दिखेगा जब आप तेल को बहुत ऊपर से नीचे ढालोगे, नॉर्मली ढालोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है, तेल में फेना। अब बताओ, अगर ये फेना तैयार होगा तो इस फेना में ये किसका फेना तैयार होगा बेटा, फ्रॉथ किसका होगा, ऑयल का। ये ऑयल का फ्रॉथ होगा। और अगर ये ऑयल का फ्रॉथ है तो इसके साथ आकर कौन चिपक जाएगा, इसके साथ आकर के सल्फर का ओर सल्फर। चिपक जाएगा, हाँ सर। है ना। मेटेलिक हाँ। सल्फाइड आर वेटेड बाय ऑयल। और वो चूंकि झाग है तो बहकर कहां ऊपर आ जाएगा, कलेक्टेड इन द हाँ। फ्रॉथ विच राइजेस एंड ओवरफ्लो। और जो इम्प्यूरिटीज है, गैंग्यू है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, पानी के साथ। वाटर पानी के से साथ भींग करके कहां बैठ जाएगा, बॉटम नीचे पोर्शन, पोर्शन पे। है ना। ये देखो इस डायग्राम से समझो। अब अगर इस डायग्राम को आप समझते हो तो एक छोटा सा इसका आपके पास एक डेमो दिखाया जा रहा है, जहां पर अगर आप देखोगे तो इस टैंक के अंदर, इसके अंदर क्या लिया गया है बेटा, इसके अंदर पाइन और वाटर का मिक्सचर लिया गया है। और यहाँ से एयर पास होगा, और यहाँ से बेटा आप ओट डालोगे। ओट डालते यहाँ पे क्या, एयर पास करते ही क्या होगा, फेना पैदा होगा। ये फेना ट्रेवल करते हुए यहाँ से इधर आ जाएगा। तो फेना इधर आ गया तो इसमें कौन आ जाएगा, सल्फाइड और इधर आ जाएगा। और ये नीचे में सारा इम्प्यूरिटी बढ़ जाएगा। यहाँ से टैप खोलेंगे तो इम्प्यूरिटी से अलग निकल जाएगा, और ये टैप खोल करके हम लोग सल्फाइड और को अलग सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होगा। ये इसका प्रिंसिपल है, समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। अगला टर्म है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो हर एक चीज का अपना अपना एक नियम होगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आपका जवाब होगा तो वहां इस्तेमाल सल्फाइड करेंगे जहां ओरिजिन। पर सल्फाइड ओर होगा। सल्फाइड ओर। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक सेपरेशन कहाँ करना है, तो वहां पे करेंगे जहां पे आयरन का ओर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हाँ। डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को देखो। यहाँ पर देखो किस तरीके से होता है। ये रोलर है, यहाँ पे दो रोलर है। ये वाला रोलर नॉन मैग्नेटिक है, नॉर्मल है। और ये वाला जो रोलर है, ये वाला किसका बना हुआ है, मैग्नेट का बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ओर को क्रश करके यहां से डाला गया, तो यहां से ओर ट्रेवल करते करते यहाँ पे आएगा,
जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो इसमें जो प्योर ओर है वो किसके साथ चिपक जाएगा, मैग्नेट रोलर के साथ, मैग्नेटिक क्षेत्र। और इम्प्यूरिटी तो चिपकेगा नहीं, तो वो इम्प्यूरिटी यहाँ से इसमें गिर जाएगा और ये मैग्नेट के साथ चिपक चिपक के यहाँ तक पहुंचेगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा उसके बाद बेल्ट का और रोलर का कांटेक्ट टूटेगा तो ओर यहाँ पे गिर जाएगा, तो इस तरीके से ओर अलग हो जाएगा और जो आपका गैंग्यू है, इम्प्यूरिटी है, वो अलग हो जाएगा। ये इसका मेथड हुआ। अब हम लोग केमिकल मेथड पे बात करते हैं। केमिकल मेथड पे जो हमारे पास मेथड, उस मेथड का नाम क्या है, लीचिंग। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पढ़ो, वाइडली यूज्ड, ये मेथड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कब, जब अपने पास ऐसा कोई कंडीशन हो जहां पर इम्प्यूरिटी इनसॉल्युबल फॉर्म में उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि इम्प्यूरिटी जो है वो ओर के अंदर फंसा हुआ है, उसको गला करके बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए जो बाहर से एसिड डालते हैं उसको लीचिंग कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड इज लीच्ड बाय हुम, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे डालते हैं तो जिंक सल्फेट जो है वो फ्यूजिबल फॉर्म में बन करके, सॉल्युबल फॉर्म में बन करके बाहर पिघल करके आ जाता है, एज ए इम्प्यूरिटी जिंक ऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो अगर आप केमिकल दे करके प्यूरिफिकेशन करें तो उस मेथड का नाम होगा लीचिंग। अब आओ एक बार फिर से वापस में आओ, इस चार्ट को देखो एक बार। तो कहां तक हम लोग पढ़ाई किए बेटा, देख तो बोल, यहां तक मतलब हम लोग और को क्या कर चुके, बोलो, ये सारा मेथड करके और को क्या कर दिए, प्यूरिफाई कर चुके। प्यूरिफाई कर दिए। और को प्यूरिफाई करने के बाद अगला टारगेट क्या, कि और को किस में कन्वर्ट कर दे, ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड में। अब आपको हम बताए थे दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो पहले से ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उसको आप हीट करोगे, सिर्फ हीट करोगे। अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो प्रोसेस का नाम होगा रोस्टिंग, और अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करोगे तो प्रोसेस का नाम होगा कैल्सिनेशन। तो यहां देखो क्या है, कैल्सिनेशन, process in which concentrated ore means purified ore is heated strongly below its melting point in absence or limited supply of oxygen। और ये कहां इस्तेमाल करेंगे, ये वहां इस्तेमाल करेंगे जिसमें पहले से ऑक्सीजन है। अगर पहले से ऑक्सीजन नहीं है तो रोस्टिंग करेंगे, अगर पहले से ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे बेटा, कैल्सिनेशन करेंगे। ठीक है, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बेसिकली क्या बोला देखो, तो अप्लाइड टू द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ओर एज हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब उसमें पहले से ऑक्सीजन है। प्रेजेंट एज कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब उसमें पहले से ऑक्सीजन है। तो जिस ओर में पहले से ऑक्सीजन है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन देने का जरूरत नहीं है। बस विदाउट ऑक्सीजन आपको क्या करना है, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या करना है बेटा, आपको हीट करना। अब देखो हीट करने से होगा क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये कैल्सिनेशन प्लांट है बेटा कुछ फैक्ट्रीज का, ये देखो इस तरीके का चीजों दिखता है अंदर में। अब ये देखो सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं। तो कैल्सिनेशन करने पर उस ओर के अंदर में कुछ और भी इंप्यूरिटीज होगा जो नॉन मेटेलिक के फॉर्म में है, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनकर के गैस बनकर निकल जाएगा, और जो भी कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। जैसे देखो जिंक कार्बोनेट को हिट किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में। और एक बार फिर से याद दिला रहे, हमारा टारगेट आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर क्या होना चाहिए, ऑक्साइड बनाना। ठीक है, तो चूंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन था तो बिना ऑक्सीजन दिए इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड बना। और अगर ऑक्सीजन नहीं है पहले से तो उसको क्या करेंगे बेटा हम लोग, रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग करने का मतलब क्या होगा, रोस्टिंग करने का मतलब होगा हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रेजेंस होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और इसमें इसका टारगेट क्या होगा, क्या बनाना है, अल्टीमेट टारगेट यही है ना बेटा, ऑक्साइड बनाना। एक बार फिर से समझो ना, मामला क्या था, जैसे ही ओर मिलेगा ओर को क्या करना, अपने को प्यूरिफाई कर देना, और जब वो प्यूरिफाई हो जाएगा तो उसमें क्या करना, उसको ऑक्साइड बनाना है। और ऑक्साइड बनाने के लिए आपके पास दो मेथड होगा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अगर पहले से ऑक्सीजन है तो कैल्सिनेशन करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब रोस्टिंग का सिग्निफिकेंस देखो, यहां से क्या क्या फायदा मिलेगा, इसमें भी अदर्स नॉन मेटेलिक इंप्यूरिटीज जो है वो रिमूव हो जाएगा। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको पकड़ करके रखना, कि सल्फाइड ओर को जब रोस्ट किया जाता है वो ऑक्साइड तो देता है, साथ में एक और भी चीज देता है, क्या देता है बेटा वो, सल्फेट।
लोअर ऑक्साइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हायर ऑक्साइड में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये कौन है, सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन देकर हीट किए तो क्या बन गया, ऑक्साइड बना। ये भी सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन देकर हीट किए, ये क्या बन गया, सल्फेट बन गया। ये कौन है, लोअर ऑक्साइड है, FeO, ऑक्सीजन देकर हीट किए, क्या बन गया, ये हायर ऑक्साइड बन गया। तो सल्फाइड ओर का अगर रोस्टिंग करेंगे तो याद रखना वो ऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा एज वेल एज सल्फेट में भी कन्वर्ट होगा। सल्फेट होगा। अब अपने याद कर, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, एक बार सुनो। हम लोग ओर को प्यूरिफाई कर चुके, प्यूरिफाई करके अब उसको क्या बना चुके, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड को क्या करना है, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करना है ना। है। तो रिडक्शन करने पे अपने को मेटल मिल जाएगा। बस ये याद रखना कि रिडक्शन करने के टाइम पे ये जो भी ऑक्साइड होता है वो किस स्टेट में होता है, वो मोल्टेन स्टेट में होता है। मोल्टेन स्टेट में रिडक्शन करने का प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, स्मेल्टिंग। पढ़ो इसको। Smelting is the process of what, conversion of roasted or calcined ore into metal in molten condition using a suitable reducing agent। तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या हो रहा है, स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में रोस्टेड ओर या कैल्साइंड ओर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस करेंगे मोल्टेन स्टेट में। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है। वंस स्मेल्टिंग हैज बीन डन, अगला टारगेट होगा हमारा स्मेल्टिंग के दौरान क्या क्या करना, बताओ तो एक बार फिर से बेटा, क्या करने वाले स्मेल्टिंग में हम लोग। सर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंस रिडक्शन करबो। हाँ, अब सुनो, रिडक्शन करने के लिए बेटा अगर फिर से आप वापस आओगे, यहाँ देखो हम लोग अभी तक अपना पढ़ाई के हिसाब से कहां तक पहुंच गए बेटा, यहां तक आ चुके हैं, रिडक्शन, है ना। अब कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है, हीट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो अब आपको ये जानना है कि किस मेटल का रिडक्शन के लिए आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। और यहां देखते हैं, तो हम लोग अब अगला हेडिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन इन मेटलर्जी। और पहला रिडक्शन कौन सा रिडक्शन है, कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन। और कार्बन रिडक्शन को ऐसे याद रखना कि कार्बन रिडक्शन हम उसी मेटल के लिए इस्तेमाल करेंगे जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा बैठा हुआ है, मिडल में, मिडिल पोजीशन, है ना। बोलो तो ऊपर में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ওটাই रिड्यूस করে দেবে, वो कार्बन को रिड्यूस कर देगा। और नीचे में क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, सर रिएक्टिविटी कम है तो बोले सर नीचे में तो कार्बन ऑलरेडी वो फ्री स्टेट में, तो उसको रिड्यूस करके क्या फायदा, है ना। सर रिडक्शन करने का मकसद क्या है, ताकि उसको फ्री स्टेट में लाना, वो तो पहले से फ्री स्टेट में है ना। और पढ़ो इसको, हाँ सर applicable to elements having central position in ECS, electrochemical series like zinc, iron, tin, lead। जैसे एग्जांपल देखो Fe2O3, ये देखो ये कौन है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में है और कार्बन रिडक्शन की मेटल सेपरेट हो गया। अब जैसे देखो ये ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है, तो अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में तो पहले क्या करेंगे बेटा, रोस्टिंग करके क्या बनाया, ऑक्साइड बना दिया। ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्साइड देके कार्बन से रिडक्शन किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जिंक मिल गया। अब जैसे देखो इसमें पहले से ऑक्सीजन है तो इसको रोस्टिंग नहीं की, क्या किए, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करने के बाद अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और फिर वहां पर आप ऑक्सीजन देकर के, सॉरी कार्बन देकर के उसको रिड्यूस करके ये कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन का रिडक्शन। अब अगला लाइन देखो क्या बताता आपसे, पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बोलो ये रिडक्शन कहाँ इस्तेमाल करेंगे बेटा, सर टॉप पोजीशन इधर है, टॉप पोजीशन पे, है ना। पढ़ो, हाँ सर applicable to electropositive elements higher position in electrochemical series ECS, ठीक है, like sodium potassium। ये carbon reduction cannot be used as carbon reacts with metal to produce carbide of metal, यानी कार्बन या खुद रिड्यूस होकर कार्बाइड बन जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बेटा आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो अगला टर्म क्या आपके पास, सेल्फ रिडक्शन।
कुछ ऐसा भी मामला पाया गया बेटा जहां पे आपको बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट देने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप रिड्यूस होगा। अपने आप क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि वहां पर ओर जो है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ओर जो है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रिडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के मामले में कॉपर का सल्फाइड ओर, ये देखो पहले फ्लो चार्ट को समझो। आपके पास कॉपर का सल्फाइड ओर है, तो आप इसको डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकते। नियम याद है ना, रिड्यूस होने से पहले जो भी ओर है वो किस फॉर्म में रोस्टिंग होना करता चाहिए? है, ऑक्साइड के फॉर्म में होना ऑक्साइड चाहिए। फॉर्म में। तो चूंकि ये सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले इसको क्या किया गया? रोस्टिंग किया गया। और अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि अगर सल्फाइड ओर को रोस्ट करेंगे तो वहां पर ऑक्साइड तो मिलेगा, उसके साथ साथ सल्फेट भी सल्फेट भी मिलेगा। मिलेगा। यही ओर को ये सल्फाइड, ये जो ऑक्साइड बना, इस ऑक्साइड को यही सल्फाइड ओर, ये जो सल्फाइड ओर है वो रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके मेटल बना देगा। और सल्फेट को भी और खुद रिड्यूस करेगा और मेटल बना देगा। और इसको समझने के लिए आप इक्वेशन को देखो, ऊपर से देखो, ये सल्फाइड ओर, नीचे रिएक्शन में देखो ये सल्फाइड ओर। रोस्टिंग किया मतलब ऑक्सीजन दिए, ऑक्साइड बना, ये देखो ऑक्साइड बन गया। अगला स्टेप में यही ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड ओर। तो ये देखो, ये आपका ऑक्साइड है और ये सल्फाइड ओर है, रिड्यूस करके आपको फ्री मेटल दे रहा है। इसी चीज को आप दाहिनी तरफ से समझो, राइट साइड से। सल्फाइड ओर है तो ये बेटा आपका सल्फाइड ओर, रोस्टिंग किए सल्फेट बना, तो ये रोस्टिंग करके सल्फेट बन गया। यही सल्फेट यहाँ फिर से अगले स्टेप में लो, और ये ओर जो है, ये ओर उसको रिड्यूस किया, कॉपर दिया। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। बोलो तो, जब मेटल का रिडक्शन, ये जब रिडक्शन के बाद मेटल हम लोगों को मिल गया तो बाई प्रोडक्ट क्या मिला है? सर SO2। SO2, यस, बाई प्रोडक्ट है SO2। अब देखो, जवाब देना बेटा। अभी थोड़ी देर पहले जो सिस्टम बताते बोल तो, जब रिडक्शन प्रोसेस चलता चलता रहेगा उस वक्त ओर का जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा? मोल्टन स्टेट। मोल्टेन। इसका मतलब जब आपको उसी मोल्टेन स्टेट में आप रिडक्शन कर रहे हैं और उसी मोल्टेन स्टेट में जब आपको रिडक्शन के बाद जो मेटल मिला, इस मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होगा? मोल्टन स्टेट। ये भी पिघला हुआ होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो क्या हो रहा है। तो यहां पर जो आपको कॉपर मिलेगा वो किस स्टेट में मिलेगा बेटा? मोल्टेन मोल्टन स्टेट, स्टेट है। मतलब लिक्विड फॉर्म में। और SO2 हाँ, क्या किस फॉर्म में होगा बेटा? गैस तो फॉर्म में। गैस होता है। अब सोचो तो, अगर लिक्विड और गैस दोनों एक साथ बना तो लिक्विड तो रह जाएगा, गैस क्या करेगा? इवेपोरेट कर जाएगा। निकल जाएगा, हाँ। है ना। अब इमेजिन करो, समझो, सपोज करो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा लिक्विड कॉपर भरा पड़ा हुआ है जो रिडक्शन के बाद मिला है। और इसी के अंदर ये जो भी आपको हम डॉट्स दिखा रहे हैं, सपोज करो रेड कलर का, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये सब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। जब आप ऊपर से देखोगे तो बोलो तो सरफेस पे क्या दिखेगा? सरफेस पे दिखेगा कि बबल बन बन करके ये बाहर निकल रहा है, कि हाँ बबल्स हाँ दिखेगा, हाँ सर। है ना। अब थोड़ा सा इमेजिन हाँ करो, हाँ जब आप ऊपर से देखोगे तो ये जो बबल्स बाहर आ रहा है, ठीक है, ठीक एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट में ये जो लिक्विड मेटल है वो जम गया, सॉलिड हो गया। जैसे ही सॉलिड होगा बोलते ये बबल क्या होगा? वहीं पे जाकर के फ्रीज कर जाएगा। हाँ हाँ सर। और जब इसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का जो सरफेस है उस सरफेस को फोड़ा हो गया, फुसका हो गया है। हाँ सर। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? फुसका, फोड़ा। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कंडीशन पे एक क्वेश्चन समझ ले बेटा। यहाँ से इस हालात में ये जो कॉपर मिलता है, इस कॉपर को नाम दिया गया है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर। हाँ सर। व्हाट इज द माने ऑफ ब्लिस्टर? फुस्का। हाँ, फोड़ा, फुसका, है ना। हाँ सर। और एक सवाल पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर कि जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो कैसा कॉपर होता है? प्योर कॉपर होता है या इम्प्योर कॉपर होता है? सर प्योर कॉपर। इम्प्योर इम्प्योर। कॉपर। प्योर कैसे हुआ हाँ बेटा? सर आप फिर से इम्प्योर। फ्लो, इसका मतलब आप स्टेप भूल गए। चलो एक बार फिर से स्टेप समझाते, देखो। सबसे पहले माइन, माइन से मिनरल, मिनरल से ओर, है ना। अब ओर को क्या हाँ करेंगे? सर प्यूरिफाई प्यूरिफिकेशन। करेंगे। तो मेरे पास जो हाँ ओर रहेगा उसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन। मेटल मिलेगा।
फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो यानी अभी हम लोग इसी स्टेप पे बैठे हुए बेटा, अभी मेटल का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, समझे? तो चूंकि मेटल का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो याद रखना इस वक्त जो आपको कॉपर मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर, वो कैसा कॉपर होगा? इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर मेटल। ठीक है। अब अगला अगला रिडक्शन देखो क्या है। आपके स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्कूल एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थर्मिट प्रोसेस या गोल्ड स्मिथ थर्मिट प्रोसेस। अब देखो इसका ये प्रिंसिपल देखो, अगर अभी तक आप देखोगे तो हम लोग जितना भी रिडक्शन की बात किए हैं वो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात की थी कार्बन रिडक्शन, तो बोलो कार्बन रिडक्शन कहाँ इस्तेमाल करेंगे बेटा? सर माझे पोजीशन, मिडिल पोजीशन। हाँ, ऐसा मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए जहां पर क्या होगा? इसी से मिडिल पोजीशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मिडिल पोजीशन पे बैठा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सर इसी से टॉप पोजीशन है जरा था। हाँ, सेल्फ रिडक्शन कॉपर के मामले में यूज होगा, ठीक है। सल्फाइड। अब आपके पास आया है एल्यूमिनियम का रिडक्शन। याद रखना एल्यूमिनियम का रिडक्शन वहां पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहां पर ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। पढ़ो इसको। और कंसेप्ट को समझो। यहां देखो क्रोमियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, इन लोगों का ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बहुत हाई होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप Cr2O3 को Cr में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बोलो इस टाइम में जो ये ऑक्साइड लेंगे इसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? मोल्टन स्टेट। मोल्टेन होना चाहिए। और अगर ये मोल्टेन है, चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करने का आपको बाहर से कंटिन्यूसली क्या सप्लाई करना होगा? हीट देना होगा। हीट देना होगा, है ना? हाँ। और चूंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा हीट देना होगा या कम हीट देना होगा? ज्यादा देना होगा। ज्यादा हीट देगा ना बेटा। हाँ। और हीट खाली दे करके छोड़ नहीं देना, उसको देते रहना। जहां हीट देना बंद करोगे वो तो फिर से जम जाएगा, आपको तो उसको मोल्टेन स्टेट में मेंटेन करना है। लेकिन बेटा इंडस्ट्री के दुनिया में अगर आप कंटिन्यूस बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कंटिन्यूसली बाहर से क्या खर्चा करना पड़ रहा है? आपको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दिमाग लगाया गया कि एक काम करो, यहाँ पर एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराओ। बोले फायदा क्या होगा? बोले एल्यूमिनियम का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई है। जहां एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिलेगा तुरंत कंबाइन करेगा। कंबाइन सिर्फ नहीं करेगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन साथ में और क्या पैदा करेगा? हीट पैदा करेगा। अगर एल्यूमिनियम डालोगे इसमें तो ये बना देगा ये रिएक्शन, ये देखो ये रिएक्शन बना देगा और साथ में क्या पैदा करेगा? हीट। और ये हीट हम लोग को क्या फायदा में पहुंचाएगा? बोल। लिक्विड हो থাকবে क्रोमियम से। उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, यानी बाहर से फिर जो हम लोगों को टेम्परेचर जो हीट सप्लाई करना है उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। पढ़ो इसको, ये पूरा मेथड पढ़ो। और आप जब आपसे पूछेगा कि शॉर्ट नोट्स लिखना है तो बेटा इसी शॉर्ट नोट्स को आपको लिखना है जो लिख करके। तो देखो आपको मेथड क्या बताया, इस प्रोसेस में जो ऑक्साइड ऑफ मेटल होगा उसको मिक्स किया जाएगा किसके साथ? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर को आप क्या किस नाम से पुकारोगे? इस मिक्सचर का नाम होगा थर्मेट मिक्सचर। और ये थर्मेट मिक्सचर को फायर के क्रूसिबल में लेकर के बाहर से KClO3, ये Cl होगा, KClO3 BaO2 और मैग्नीशियम पाउडर देकर के उसके ऊपर रख दिया जाएगा। साथ में एक फीता लगाया जाएगा। किसका फीता लगाया जाएगा? मैग्नीशियम का। और उस मैग्नीशियम फीता में आप आग डाल दो, धीरे धीरे वो आग पकड़ करके क्या पहुंचेगा? अंदर मिक्सचर में पहुंचेगा और मिक्सचर में जैसे ही पहुंचेगा वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। At this temperature, aluminum powder reduces the metallic oxide into metals. As the reaction is exothermic, the heat generated is sufficient to keep the metal produced in molten state. और ये इसका रिएक्शन।
बोल बेटा लोग, यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और हाँ साथ सर। में ये भी याद रखना कि इस मेथड में ये जो हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये प्रोसेस में आपको शॉर्ट नोट्स पूछेगा, तो शॉर्ट नोट्स आपको इसी तरीके से लिखना है। अब हम लोग क्या कर चुके हैं? तो बोले सर अब हम लोग ओर को ऑक्साइड और ऑक्साइड से रिडक्शन करके क्या बना चुके हैं? हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। लेकिन जो मेटल हम लोगों को मिला है वो मेटल कैसा मेटल है? इम्प्योर। इम्प्योर मेटल। अब उसको क्या करना होगा? प्यूरिफाई करना होगा। अब ये सुनो, इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए फिर से बेटा कहानी वैसे ही आएगा आपके सामने। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का मेटल को प्यूरिफाई करने बैठे। जैसा मेटल होगा उसी तरीके से प्यूरिफिकेशन का मेथड चूज करना होगा। जैसे कि अब आप पहला मेथड लिक्वेशन प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप क्या करने वाले हैं। आप जिस मेटल को प्यूरिफाई करने वाले हैं उस मेटल को किस फॉर्म में ले जाओगे? लिक्विड के फॉर्म में ले जाओगे। ठीक है, एक बार पढ़ो इसको आप। पढ़ो, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। बताओ, पढ़ लिए बेटा लोग? हाँ सर। पहला क्वेश्चन, ये मेथड किस तरीके का मेटल पे इस्तेमाल करेंगे? सर लीड और टीन। आप बोलोगे ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट कम होगा। ये आपका हाँ प्रिंसिपल होगा बेटा, है ना? अगर हाँ मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो देखो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेड है ना? अब इसको समझाने के लिए दोबारा समझाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा मामला होता है बेटा, इस तरीके का एक सिस्टम होता है। मान लो यहाँ पर इम्प्योर मेटल है और आप इसको, और साथ में इम्प्योरिटी भी है। आप इसको यहाँ से क्या किए बेटा? हीट किए। हीट करने पर बोल, इसके अंदर मेटल भी है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसके हाँ। अंदर इम्प्योरिटी भी है। तो जब हीट करेंगे तो बोल पहले कौन मेल्ट करेगा? मेटल मेल्ट करेगा ना इम्प्योरिटी मेल्ट करेगा? मेटल। मेटल मेटल, है मेल्ट। ना? मेटल का हाँ मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका अंदर वो पहले मेल्ट करेगा। ठीक है, हाँ और जब ये मेल्ट करेगा तो बेटा मेल्ट करके फ्लो करके नीचे चले आएगा। तो नीचे जो अब आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा? वो आपको बेटा प्योर मेटल। प्योर मेटल नीचे मिल गया और ऊपर इम्प्योरिटी बच जाएगा। बात है समझ में? हाँ सर। अब इसको पढ़ो, डिस्टिलेशन। हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? Distillation is a method of evaporation followed by, बोल, कंडेंसेशन। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी आप लोग सुने बेटा डिस्टिल वाटर? हाँ सर। हाँ सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिल वाटर? प्योर वाटर, प्योर। हाँ है ना? जैसे एक लॉजिक से समझो, मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर के बाहर में जो नाला है, उस नाला के अंदर में जो गंदा पानी पड़ा हुआ है उसको प्यूरिफाई करो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उस पानी को, सैंपल को लेकर के आओ और एक कंटेनर में रख करके उसको स्लोली हीट करो, एकदम स्लोली हीट करो। तो बोलो वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? पानी की कचड़ा? पानी। पानी। और ये जो हाँ। वेपर बना, इस वेपर को लेकर के फिर ठंडा करो, कंडेंसेशन करो, तब आपको क्या मिल जाएगा? प्योर लिक्विड अलग मिल गया और इम्प्योरिटी यहां रह गया। तो पहले आप क्या किए बेटा? पहले आप इवापोरेशन किए और फिर क्या किए बेटा आप लोग? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। और पढ़ो कि यहां पर ये मेथड किस तरह का मेटल में इस्तेमाल करेंगे। पढ़ो, वोलेटाइल मेटल। व्हाट इज द दूसरा मीनिंग ऑफ वोलेटाइल मेटल? सर इवापोरेट। इवापोरेट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हाँ सर। उसको वोलेटाइल मेटल कहेंगे। समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब डिस्टिलेशन वहां इस्तेमाल करेंगे जिस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और लिक्वेशन वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यही था ना बेटा? देखो, लिक्वेशन कहां इस्तेमाल करेंगे? जहां पर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा,
और डिस्टिलेशन वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बात है समझ में? हाँ अगला मेथड देखो क्या कहता है, क्यूपेलेशन। ये जनरल मेथड नहीं है, स्पेसिफिक मेथड है, और इसके लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं क्यूपेल, उसको कहते हैं क्यूपेल। क्योंकि डिवाइस का नाम क्यूपेल है इसलिए मेथड का नाम क्यूपेलेशन दिया गया। और यह देखो क्या कहता है, इसमें बेसिकली नोबल मेटल्स को सेपरेट किया जाता है, यानी ये मेथड बेसिकली हाइड्रोमेटलर्जी में इन्वॉल्व है, जहां पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो गोल्ड और सिल्वर आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज, और जिस डिवाइस में क्या है तो इस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? क्यूपल। क्यूपेल है। ठीक है, इस डिवाइस के अंदर में इम्प्योर मेटल को रख करके क्या पास करवाया जाता है, और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास करने पर जो इम्प्योरिटीज रहता है लाइक लेड, कॉपर, टीन, ये सब ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्योर मेटल जो रहता है वो क्यूपेल में बच जाता है। अगला मेथड है पोलिंग। पोल माने डंडा। हाँ, तो पोलिंग माने डंडा करना, हाँ सर। है ना? तो ये देखो, तो डंडा करने का मतलब समझ में आ रहा? पढ़ो तो। तो यहां पर क्या मेथड आपको बताया गया कि यहां पर पेड़ का जो ग्रीन पार्ट है, हरा टहनी जो होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है प्यूरिफिकेशन में। क्योंकि हरा टहनी में क्या पाया जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन क्या करता है, जो इम्प्योरिटीज है उसको रिड्यूस कर देता है। और अगला मेथड क्या बेटा आपके पास? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से आप मेटल को प्यूरिफाई करोगे तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और चूंकि बेटा आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो ये बात आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या, वो सुनो। इसका प्रिंसिपल ये होगा बेटा, इस तरीके का मामला होगा। देखो एक डायग्राम से समझा रहे हैं, यहाँ देखो। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर है, यहाँ समझने का कोशिश करना। इस वक्त लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है, बोल ये एनोड है या कैथोड है? लेफ्ट वाला एनोड। एनोड है। हमेशा एनोड में किसको रखा जाएगा? आप उस मेटल को इम्प्योर रखोगे मेटल। जिसका रिफाइनिंग करना है। हाँ सर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम लोग इसको कॉपर की एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। यानी ये ब्लिस्टर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर का ये ब्लिस्टर कॉपर है। और राइट हाँ। साइड में क्या करोगे, जिस मेटल का प्यूरिफाई करना उसी का प्योर फॉर्म आपको लेकर के यहाँ रख देना, प्योर मेटल यहाँ पे होगा। तो देखो हाँ। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के टाइम पे एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा? तो आंसर होगा कैथोड जो होगा वो प्योर मेटल होना चाहिए, और एनोड जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल है दोनों ही, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, दोनों है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करने वाले बेटा उसी मेटल का सॉल्ट लोगे, जैसे एग्जांपल CuSO4। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखो, ये एनोड है, तो बोलते हो बेटा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। है ना? तो अब देखो क्या होगा, ये जो कॉपर है, ये प्योर कॉपर, ये वाला, इसके अंदर जितना इम्प्योर कॉपर, इसके अंदर जो कॉपर है, इम्प्योरिटी को छोड़कर जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके Cu2+ बनाएगा। और जैसे हाँ। Cu2+ बनाएगा ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन आ गया? Cu2+ आ गया। अब आ जाओ कैथोड का रिएक्शन में, देखो क्या होगा। कैथोड में जो Cu2+ होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गन करके Cu बना देगा। मतलब ये जो आपके पास सॉल्यूशन में Cu गया, ये Cu क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बन के कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। तब मैकेनिज्म को समझो, यहाँ से इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, इसमें से आएगा, इस तरीके से जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा।
थोड़ी देर के बाद जानते हो क्या होगा, ये जो रॉड है बोलिए रॉड क्या होगा, पतला हो जाएगा। थिन। थिक था वो थिन हो जाएगा। हाँ, और ये वाला रॉड देखो पहले हम पतला लिए थे, पहले थिन थिन था था वो थिक हो जाएगा। बाद में थिक हो ठीक जाएगा। हो गया। बात आ रहा समझ हाँ। में। और जितना हाँ, इम्प्यूरिटीज है वो सारा इम्प्यूरिटी यहाँ पे गिरेगा और इसी इम्प्यूरिटी का नाम होगा एनोड मड। हाँ एनोड मड। मड माने माटी हाँ है ना, सर। ये एनोड का माटी होगा। और ये अकेला ऐसा माटी होगा बेटा जो बहुत महंगा माटी होगा, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है कि एनोड मड में इम्प्यूरिटी के तौर पे क्या क्या पाया जाता है, तो गोल्ड पाया जाता गोल्ड है, सके। सिल्वर पाया जाता है। तो हाँ। सोच लो ये माटी कितना महंगा माटी होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये था बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जो कि अभी आपको हम समझाए इस डायग्राम के हेल्प से। तो अब अगर आप शुरू से बात करोगे तो देखो हम लोग क्या कंप्लीट की, तो हम लोग पूरा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का जो प्रोसेस है बेटा, वो पूरा बेसिक प्रिंसिपल जो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज ये वाला पार्ट है ना। हम लोग क्या क्या कर चुके, लास्ट में क्या किया बेटा, लिक्वेशन मेथड पढ़े, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े, डिस्टिलेशन पढ़े, होलिंग पढ़े, क्यूपेलेशन पढ़े। तो ये था बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है, खुद से कुछ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल को पढ़ना। जब आपको हम नोट्स भेजेंगे तो सुन लो, और कुछ एक्स्ट्रा भी है वो भी सुन लो, सब नहीं पढ़ना है। ये सोडियम का एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन आपको नहीं पढ़ना बेटा, ये क्लास 11 में था, तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना। हाँ कंपटीटिव एग्जाम के लिए जरूर पढ़िएगा, तो ये सोडियम का एक्सट्रैक्शन का बात होगा। सोडियम का एक्सट्रैक्शन के बाद आपको मिलेगा कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन, वो भी खुद से पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है 2-3 मेटल वो बता दे रहे, ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जैसे ये सब आपको याद करना होगा कि एल्यूमिनियम का ओर क्या क्या होता है, किसका क्या नाम है, किसका क्या फॉर्मूला है। जैसे आपसे पूछा जाएगा रेड बॉक्साइट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, व्हाइट बॉक्साइट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बॉक्साइट किसको बोलते हैं, इसको बॉक्साइट कहते हैं, Al2O3.2H2 को बॉक्साइट कहते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो आपको खुद से पढ़ना है। तो आपको डिटेल में बेटा अगर किसी मेटल का स्टडी करना तो सुन लो किसका किसका करना है। आप एल्यूमिनियम को पढ़ोगे, आयरन को पढ़ोगे, कॉपर को पढ़ोगे, ये 2-3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको और पढ़ना है वो पढ़ना, आपको सिल्वर पढ़ना है, जिंक पढ़ना है, ये देख लेना। अगर आप स्किप भी करोगे चलेगा, पर ये 3 को आप नहीं छोड़ना है। यहां तक बात समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। तो आज का क्लास यहीं तक, इसका वीडियो भेज देंगे, नोट्स भेज दे रहे, पढ़ो, कहीं डाउट्स होगा तो पूछना, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट करेंगे, मेटलर्जी कंप्लीट, माने आपका इनऑर्गेनिक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया आज। अगले क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी किसी भी बेटा बेटी का कुछ डाउट्स या कोई क्वेश्चन लाए बेटा पूछने के लिए आप? আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে টি ব্লক থেকে।